आज की चर्चा एक ऐसे हीरो की कहानी पर है जो पर्दे के पीछे काम करता है। इसका नाम है विजुअल मॉलिक्यूलर डायनामिक्स यानी वीएमडी। ये वैज्ञानिकों को वो देखने में मदद करता है जो अदृश्य है। अणुओं की दुनिया। हाँ, अणुओं की दुनिया। दवाइयों से लेकर हमारे फोन की स्क्रीन तक सब कुछ इन्हीं पर चलता है। और वीएमडी वो जादुई खिड़की है जिससे हम अंदर झांक पाते हैं। लेकिन आज ये हीरो एक चौराहे पर खड़ा है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि आने वाला दशक इसे या तो एक सुपर हीरो बना सकता है या फिर गुमनामी में धकेल सकता है। तो चलिए इसी भविष्य की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि वीएमडी के लिए आगे क्या है। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर टूल की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि भविष्य में विज्ञान कैसे काम करेगा, कैसे नई खोजें होंगी। हमारे पास जो रिसर्च पेपर्स हैं वे साफ तौर पर दो रास्ते दिखाते हैं। एक रास्ता है जबरदस्त सफलताओं का और दूसरा है कुछ ऐसे छिपे हुए खतरों का जिन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो सारी प्रगति रुक सकती है। तो शुरू करने के लिए चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि वीएमडी आज कर क्या रहा है। असल में ये है क्या। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे ये किसी वीडियो गेम के रिप्ले जैसा लगा, लेकिन अणुओं के लिए। हाँ, ये एनालॉजी काफी अच्छी है। वीएमडी दरअसल वैज्ञानिकों के लिए एक हाईटेक मूवी स्टूडियो जैसा है। मूवी स्टूडियो? हाँ, देखिए सुपर कंप्यूटर जब खरबों कैलकुलेशंस करते हैं तो वो सिर्फ नंबरों का एक ढेर होता है। अच्छा, मतलब सिर्फ डेटा। बिल्कुल। और वीएमडी उस डेटा को एक 3D विजुअल फिल्म में बदल देता है। वैज्ञानिक लिटरली देख सकते हैं कि कोई दवा किसी वायरस के प्रोटीन से कैसे जुड़ती है। वाह। या कोई नया मटेरियल दबाव में कैसे व्यवहार करता है। ये कच्चा डेटा और वैज्ञानिक समझ के बीच एक पुल है। मतलब इसके बिना तो कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी और केमिस्ट्री की दुनिया मानो थम सी जाएगी। हाँ, एक तरह से रीढ़ की हड्डी है ये। लेकिन इन पेपर्स में एक बहुत बड़ी दिक्कत का भी जिक्र है। कहते हैं कि ये टूल शक्तिशाली तो बहुत है, पर इसे चलाना हर किसी के बस की बात नहीं। हाँ। और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दिक्कत यह है कि वीएमडी को ठीक से चलाने के लिए आपको एक तरह से क्या कहते हैं, कोडिंग की भाषा आनी चाहिए, स्क्रिप्टिंग, कमांड लाइन, ये सब। ओहो, मतलब एक ब्रिलियंट जीव विज्ञानी जिसे कोशिकाओं की गहरी समझ है, उसे पहले कोडिंग सीखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। और इसमें हफ्ते या महीने लग सकते हैं सिर्फ एक टूल इस्तेमाल करने के लिए। सही बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये ज्ञान कुछ गिने चुने विशेषज्ञों तक ही सिमट कर रह गया है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल तो इसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा होगा। हाँ, क्योंकि वो कोडर नहीं है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक सुपर कार तो है, लेकिन उसे चलाने के लिए आपको एक पायलट का लाइसेंस चाहिए। और ये जटिलता तो सिर्फ एक समस्या है। इन सोर्सेस को पढ़ते हुए मुझे लगा कि आने वाले समय में इससे भी बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि डेटा का एक महाविस्फोट। इसे डेटा का महाविस्फोट कहना बिल्कुल सही है। हम एक ऐसे युग में जा रहे हैं जहां एआई और बेहतर सुपर कंप्यूटर की वजह से सिमुलेशन इतने बड़े और जटिल हो जाएंगे कि एक एक प्रोजेक्ट से टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स में डेटा निकलेगा। हाँ, ये इतना डेटा है जितना आज शायद पूरी यूनिवर्सिटीज मिलकर भी जेनरेट नहीं करती। तो फिर इसमें खतरा क्या है? मतलब ज्यादा डेटा तो अच्छी बात होनी चाहिए ना। खतरा ये है कि अगर वीएमडी जैसे प्लेटफॉर्म इस डेटा सुनामी को संभालने और विजुअलाइज करने में नाकाम रहे तो वो एक टूल की जगह एक बॉटलनेक बन जाएंगे, एक रुकावट। हाँ, कल्पना कीजिए आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान है, लेकिन उसे पढ़ने का कोई तरीका नहीं। तो रिसर्च की रफ्तार बढ़ने की जगह धीमी हो जाएगी। वैज्ञानिक डेटा के ढेर में दबे रह जाएंगे। बिल्कुल। और बात सिर्फ डेटा की नहीं है। मुझे जो दूसरी बड़ी चुनौती नजर आई वो थी फंडिंग की। हाँ, ये एक क्लासिक समस्या है। कई बेहतरीन साइंटिफिक टूल्स की तरह वीएमडी भी अकादमिक फंडिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, और वो कभी भी स्थिर नहीं होती। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसका असर क्या होगा? असर बहुत गहरा हो सकता है। लगातार निवेश के बिना वीएमडी का विकास रुक सकता है। मतलब ये नई पीढ़ी के हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं रहेगा, जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स या नए ग्राफिक्स कार्ड। और तब शोधकर्ता क्या करेंगे? वो महंगे प्राइवेट कंपनियों के बनाए प्लेटफॉर्म्स की ओर रुख करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो विज्ञान में एक नई तरह की असमानता पैदा हो जाएगी। अमीर यूनिवर्सिटीज आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन विकासशील देशों या छोटी लैब्स के रिसर्चर्स पीछे रह जाएंगे। ये विज्ञान का लोकतंत्रीकरण नहीं, बल्कि उसका निजीकरण हो जाएगा। और खतरों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, इन पेपर्स में साइबर सुरक्षा का जो जिक्र है वो तो किसी जासूसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। हाँ, वो हिस्सा तो वाकई डराने वाला था। हम यहाँ सिर्फ एकेडमिक डेटा की बात नहीं कर रहे हैं।
नहीं, यहाँ अरबों खरबों डॉलर की दवा कंपनियों के सीक्रेट्स दांव पर लगे हैं। सोचिए अगर किसी ने अल्जाइमर की एक नई दवा का पूरा मॉलिक्यूलर मॉडल क्लाउड से चुरा लिया तो? ये सिर्फ वित्तीय नुकसान नहीं होगा, ये एक तरह की वैज्ञानिक जासूसी होगी। और इससे तो पूरे कंप्यूटेशनल रिसर्च इकोसिस्टम पर से भरोसा ही उठ जाएगा। बिल्कुल, बिना मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल के कुछ भी भरोसे के लायक नहीं रहेगा। तो ठीक है, चुनौतियां काफी गंभीर हैं। डेटा का विस्फोट, फंडिंग की कमी और वैज्ञानिक जासूसी का खतरा। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, कहानी का दूसरा पहलू भी है। हाँ, वो पहलू जो उम्मीद देता है। इन सोर्सेज में कुछ ऐसी जबरदस्त सफलताओं की भी बात की गई है जो सब कुछ बदल सकती हैं। सबसे पहले एआई यहाँ गेम चेंजर है। अभी तक वैज्ञानिकों को खुद घंटों तक डेटा में पैटर्न खोजने पड़ते थे। अच्छा। लेकिन एआई से लैस वीएमडी ये काम खुद कर सकता है। सोचिए, एक वैज्ञानिक को हफ्तों तक डेटा में ये खोजना पड़ता था कि प्रोटीन गलत तरीके से कैसे मोड़ रहा है, जो पार्किंसंस जैसी बीमारी का कारण हो सकता है। हाँ, और अब एआई की मदद से वीएमडी ये काम मिनटों में कर सकता है। बिल्कुल। मैं एक वैज्ञानिक को जानती हूँ, उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार उन्हें प्रोटीन फोल्डिंग में एक छोटी सी गलती खोजने में 6 महीने लग गए थे। 6 महीने? हाँ, एआई वाला वीएमडी शायद ये काम 6 घंटे में कर देता। सोचिए, उनकी 6 महीने बच जाते। इसका मतलब है कि कैंसर या दूसरी गंभीर बीमारियों की दवा खोजने में जो साल लगते थे, अब शायद महीनों में संभव हो जाए। ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है, ये जिंदगियां बचाने की रफ्तार को बढ़ाने जैसा है। वाह। और फिर एक और ब्रेक थ्रू का जिक्र है जो मुझे तो पूरी तरह से साइंस फिक्शन लगा। वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर और एआर। हाँ, मतलब क्या वैज्ञानिक सचमुच एक अणु के अंदर जा सकेंगे? ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लग रहा है। ये अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। 2035 तक की जो तस्वीर ये स्रोत पेश करते हैं, उसमें शोधकर्ता वीआर हेडसेट लगाकर एक वर्चुअल लैब में होंगे और अपने हाथों से एक प्रोटीन को घुमाकर देख सकेंगे। हाँ, उसे खींचकर देख सकेंगे कि वो कैसे प्रतिक्रिया करता है। ये किसी अणु की 2D तस्वीर देखने और उसके अंदर घूमकर उसे महसूस करने जैसा फर्क है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आकर्षक गिमिक तो नहीं है? क्या इससे सच में कोई फायदा होगा? फायदा जबरदस्त होगा। हमारी समझ और अंतर्ज्ञान 3D दुनिया के लिए बने हैं। जब आप किसी चीज को 3D में पकड़कर घुमाते हैं, तो आपका दिमाग उसके बारे में कहीं ज्यादा गहराई से सोच पाता है। अच्छा। इससे ना सिर्फ रिसर्च तेज होगी, बल्कि ये शिक्षा को भी पूरी तरह बदल देगा। और दुनिया भर के वैज्ञानिक एक ही वर्चुअल कमरे में मिलकर एक ही अणु पर काम कर सकेंगे। ये ग्लोबल टीम वर्क का अगला लेवल होगा। तो हमारे पास ये 2 रास्ते हैं। एक तरफ खतरों की खाई है और दूसरी तरफ एआई और वीआर जैसे सुपर पावर्स की उम्मीद। तो सवाल ये है कि हम उस शानदार भविष्य तक पहुंचे कैसे और खतरों से बचे कैसे? इन पेपर्स में इसका एक रोड मैप भी दिया गया है। अच्छा। हाँ, और उसका मूल विचार है अनुकूलन, एडेप्टेशन। ठीक है। तकनीकी स्तर पर सबसे बड़ा बदलाव क्लाउड आधारित आर्किटेक्चर को अपनाना होगा। इसका मतलब है कि सारी प्रोसेसिंग लोकल कंप्यूटर पर होने की बजाय शक्तिशाली क्लाउड सर्वर पर होगी। इससे किसी भी वैज्ञानिक को अपने लैपटॉप से ही पेटाबाइट्स डेटा को एनालाइज करने की शक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल, हार्डवेयर की सीमाएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन उस इंसानी पहलू का क्या, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, मतलब टूल की जटिलता का? उसके लिए दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी कदम है शिक्षा और पहुंच पर ध्यान देना। एक्सेसिबिलिटी। हाँ, इसका मतलब है वीएमडी जैसे टूल्स के लिए ऐसे इंटरफेस बनाना जो इस्तेमाल करने में आसान हो, जिन्हें कोई भी सहज रूप से समझ सके। और एआई निर्देशित ट्यूटोरियल बनाए जा सकते हैं जो यूजर को क्या कहते हैं हाथ पकड़कर सिखाएं। और मुझे एक बात और बहुत अच्छी लगी, बहुभाषी दस्तावेजीकरण और कम्युनिटी सपोर्ट फोरम बनाने का सुझाव। हाँ, ये तो इसे विशेषज्ञों के एक छोटे से क्लब से निकालकर दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने जैसा है। यही इसका लक्ष्य है। ये विज्ञान को और ज्यादा समावेशी बनाने के बारे में है। जब चीन, ब्राजील, भारत और नाइजीरिया के छात्रों और शोधकर्ता भी आसानी से इन टूल्स का इस्तेमाल कर पाएं, और अपना योगदान दे पाएंगे, तो नई खोजें किसी एक लैब या देश तक सीमित नहीं रहेंगी। ये उपकरणों को लोकतांत्रिक बनाने का एक तरीका है, ताकि बेहतरीन विचार कहीं से भी आ सकें। तो चलिए इन सब बदलावों को एक साथ रखकर 2035 के उस भविष्य की कल्पना करते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो वीएमडी सिर्फ एक विजुअलाइजेशन टूल नहीं रहेगा। नहीं, स्रोतों में इसे एक व्यापक मॉलिक्यूलर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म कहा गया है। ये सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ दिखाएगा नहीं,
बल्कि सोचेगा भी। सोचेगा भी। हाँ हाँ। ये सिमुलेशन, विश्लेषण और भविष्यवाणी करने वाले एआई मॉडलिंग को एक ही इकोसिस्टम में ले आएगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा सिस्टम जो एक शोधकर्ता को ऑटोमेटिकली अलर्ट भेजता है कि आपके सिमुलेशन में इस प्रोटीन ने एक ऐसी असामान्य संरचना बनाई है जो कैंसर के ट्यूमर से मिलती जुलती है। अरे वाह, ये तो वैज्ञानिकों के लिए एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट जैसा हो गया। बिल्कुल। ये सिर्फ डेटा दिखाने से कहीं आगे बढ़कर रणनीतिक वैज्ञानिक निर्णय लेने में सक्रिय रूप से मदद कर रहा है। और इसके साथ ही वो रियल टाइम साझा वीआर वातावरण होगा, जिसकी हमने बात की थी, जहां दुनिया भर की टीमें एक साथ मिलकर काम कर और इन सकेंगी। लेखों में एक और दिलचस्प आइडिया है, ब्लॉकचेन आधारित डेटा सत्यापन का। ब्लॉकचेन। मतलब हर सिमुलेशन का एक डिजिटल रिकॉर्ड होगा जिसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, इससे वैज्ञानिक रिसर्च में पारदर्शिता और भरोसे का एक नया स्तर आ जाएगा। कोई भी डेटा में हेरफेर नहीं कर पाएगा। प्रिसाइसली। ये एक ऐसा इकोसिस्टम होगा जो तेज, स्मार्ट, सहयोगी और भरोसेमंद हो। ये वीएमडी का सुपर हीरो वर्जन है। हाँ, कह सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? इस अदृश्य दुनिया को देखने वाले हमारे हीरो वीएमडी का भविष्य वाकई एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ डेटा ओवरलोड, फंडिंग की अस्थिरता और सुरक्षा खतरों की गहरी खाई है, जो इसकी पूरी प्रगति को निगल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एआई, वीआर और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी शक्तियों से लैस होकर एक क्रांति लाने की अपार संभावनाएं भी हैं। जो वैज्ञानिक खोजों की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों का जो अंतिम निष्कर्ष है वो ये कि वीएमडी कौन सा रास्ता अपनाएगा, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। नहीं, ये आज लिए गए फैसलों पर निर्भर करता है। डेवलपर्स, वैज्ञानिक समुदाय और फंडिंग एजेंसियों को मिलकर टिकाऊ विकास, समावेशी डिजाइन और तकनीकी एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हाँ, कल के अणु समझे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये हमारे आज के प्रयासों पर निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ एक और विचार है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। अच्छा। ये सारे स्रोत इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम शोध के लिए अणुओं को कैसे देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये उपकरण अधिक सहज और इमर्सिव होते जाएंगे, ये एक सवाल उठता है। ये तकनीक सिर्फ विज्ञान को ही नहीं बल्कि शिक्षा को कैसे बदल सकती है? आपका क्या मतलब है? क्या भविष्य में एक हाई स्कूल का छात्र वीआर क्लासरूम में डीएनए के एक स्ट्रैंड के बीच से गुजर पाएगा? वाह। क्या वो अपने हाथों से देख पाएगा कि कैसे कोशिका के अंदर प्रोटीन बनते हैं? अगर ऐसा हुआ तो ये जीवन के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को सिखाने के तरीके को मौलिक रूप से बदल देगा। ये रटने से सीखने को महसूस करने में बदल देगा। विज्ञान शायद पहली बार सबके लिए एक अनुभव बन जाएगा।